ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई देश अपने कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो मुसीबतें उसको चारों तरफ से घेर लेती है। भारत के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। अगर हम 1947 की बात करें यानी कि 1947 की बात करें तो क्या हो रहा था, भारत को एक तरफ आज़ादी मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्या था, भारत का पार्टीशन भी होने जा रहा था। तो पार्टीशन भी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी भारत के सामने। साथ ही साथ में भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन भी करना था, भारत में लोकतंत्र भी इस्टेब्लिश करना था, और वहीं दूसरी तरफ क्या किया जा रहा था, भारत का संविधान भी बनाना था। तो इतनी सारी समस्याएं एक साथ जब भारत के पूरे देश पर, भारत के लोगों पर टूटी, तो भारत के लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड करा? इंडियंस ने और इंडिया के उस समय के जो लीडर्स थे उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से हमने हर प्रॉब्लम को जो सूटेबल तरीका हो सकता था उसके साथ डील किया है। तो इस चैप्टर में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, इस चैप्टर में हम उन्हीं चैलेंजेस के बारे में समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसको हम बिगिन करेंगे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है बेसिकली हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है ना आपका, इस चैप्टर में बेसिकली दिया क्या हुआ है, थोड़ा सा 1-2 मिनट ओवरव्यू जान लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, है ना। फिर उसके बाद हम डिटेल में चैप्टर को बिगिन करेंगे। तो बेसिकली इसमें इंडिया की जो आज़ादी का समय है, 1947 का जो समय है, उसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उस समय क्या हुआ, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आज़ादी के बारे में भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देगा, उस समय के बारे में बताएगा, पार्टीशन के बारे में बताएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द चैलेंजेस। ठीक है, द चैलेंजेस जो भारत को फेस करने पड़े आज़ादी के समय में, एंड उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज था भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का, उसके बारे में यहाँ पर स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है। तो हम पार्टीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझेंगे, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि भारत में प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ, और साथ ही साथ में भारत में फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था कि ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और डिटेल में हम यहाँ पर चीज़ों को कवर करेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक तरीके से हिस्ट्री तो बताएगा ही इंडिया की, है ना। पार्टीशन के टाइम का कॉन्टेक्स्ट हो गया, आज़ादी के टाइम पीरियड का जो कॉन्टेक्स्ट हो गया वो बताएगा, और साथ ही साथ में एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा टच करके जाएगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो हम समझ पा रहे होंगे कि हम फील कर पा रहे होंगे एक्चुअली जो भी इस किताब में लिखा हुआ है ना, वो केवल रीडिंग करते हुए नहीं जाएंगे, हम उसको फील करेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ, और वो कितना एक तरीके से इमोशनली जो है हमें टच करके जाता है, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हमें पता है कि आज़ादी के टाइम पीरियड में क्या था, भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी बिगिन द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय लुकिंग एट हाउ 3 of these challenges of nation building they were successfully negotiated in the first decade after 1947। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो 3 चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग में, उनको हम लोगों ने डील किया, और पहले तो चैलेंजेस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कैसे उनको डील किया गया है उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैलेंज क्या था, सबसे पहला चैलेंज ये था जो अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रीडम आया तो सही, लेकिन किसके साथ आया, पार्टीशन। ठीक है, आज़ादी मिली, इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली, हम इतने ज़्यादा संघर्ष क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम एक दिन आज़ाद हवा में सांस लेना चाह रहे थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाह रहे थे, हम फ्रीडम चाह रहे थे। लेकिन आज़ादी के समय जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, कैसे पाकिस्तान की डिमांड उठने लगी, और फाइनली क्या हुआ कि सब ना चाहते हुए भी क्या हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ। तो उस पार्टीशन का जो फेज़ था उसको भी हम कवर करेंगे, और उसकी वजह से जो लार्ज स्केल वायलेंस हुई, जो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुई, कि बहुत सारे लोग क्या थे, जो पाकिस्तान का रीजन बन गया था, कि जो ये डिसाइड हो गया था कि ये वाला रीजन पाकिस्तान में जाएगा, तो वहाँ से लोग इंडिया में आ रहे थे, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेवल पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसकी वजह से जो चैलेंजेस आए उसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे।
फिर चैलेंज क्या था इंडिया में, कैसे हम हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में एक हारमनी इस्टेब्लिश करें, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर ही तो क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, है ना। पाकिस्तान की डिमांड किसके बेसिस पर हुई थी, रिलीजन के बेसिस पर हुई थी। तो कैसे एक सेकुलर इंडिया बनाए रखे और भारत में रहने वाले हर धर्म के लोगों के बीच में एक सद्भाव क्रिएट किया जाए। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, है ना। इंडिया के यूनियन में इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे से छोटे और बहुत सारे बड़े, मतलब जिसमें हम हैदराबाद को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो इन सब का इंटीग्रेशन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो तब जा करके क्या था, मतलब भारत के लीडर्स ने इस तरीके की सिचुएशन को इमेजिन नहीं किया था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे राज्यों को भारत में इंटीग्रेट करके तब जा करके हम भारत को बना पाएंगे। वो स्थितियां डेवलप हो गई थी इंडिया में। इसीलिए बहुत बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज था जो भारत के सामने, इतने सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भारत के सामने आ गए थे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी ड्रॉन अफ्रेश टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब आज़ादी हमें मिली तो 1-2 साल के अंदर ही लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी, है ना। आंध्र प्रदेश के लिए डिमांड उठने लगी। फिर उसके बाद जब आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ तो क्या हुआ, फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी। तो उसको हमने डील कैसे किया, उसकी हमारी क्या अप्रोच थी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में यही 3 चैलेंजेस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे एंड पूरा एक सिनारियो को समझेंगे। ओके, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही थी, क्या क्या डेवलपमेंट्स थे जो इंडिया की सोसाइटी में और इंडिया के पॉलिटिक्स में हो रही थी। ओके, ये जो फोटो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर बॉक्स में दिया हुआ है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता इन 1947 मार्क द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस बाय जॉइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम द ट्रक्स पेट्रोलिंग द सिटी। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें पता है कि पार्टीशन से पहले ही लगभग क्या हो चुका था, दंगे होना चालू हो गए थे पंजाब में खास तौर पर, और बंगाल का जो पार्ट है वहाँ पर भी होने लगे थे। तो फिर 1947 में ये जो हमें इमेज दिखाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक साथ आ रहे हैं 1947 में। और क्या हो रहा है, इंडिया का फ्लैग भी है, पाकिस्तान का फ्लैग भी है, और एक तरीके से यूनिटी दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ठीक है, अब अगर सेपरेशन हो चुका है तो अब क्या करेंगे, कम से कम सेपरेशन के बाद तो शांतिपूर्वक तरीके से दोनों देशों के जो लोग हैं उनको एक साथ शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। एंड दिस रेयर फोटोग्राफ, इसको रेयर क्यों बोला जा रहा है, रेयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय जो कम्युनल वायलेंस था ना, तो वायलेंस की फ़ोटोज़ तो हमारे पास लाखों होंगी, लेकिन वायलेंस के बाद कि कम्युनिटीज़ जो पहले लड़ रही थी वो एक साथ आ रही है और एक साथ अपने अपने नेशन की फ्लैग के साथ आ रही है, तो वो फ़ोटो इसीलिए रेयर हो जाता है क्योंकि ऐसा शायद ही दूसरा कोई फ़ोटो हो। ओके, सो इसीलिए इसको रेयर फोटोग्राफ बोला जा रहा है, दैट दिस रेयर फोटोग्राफ कैप्चर द जॉय ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में जो ट्रेजेडी हुई थी ना पार्टीशन की, इंडिया में और पाकिस्तान में जो कम्युनल वायलेंस हुआ, और एक तरीके से जो लोग पहले एक जगह पर रह रहे थे और जिस लैंड से उनका अटैचमेंट था उस लैंड को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, जो मेंटल ट्रॉमा हमारे भारत के लोगों को झेलना पड़ा, तो वो ट्रेजेडी भी थी। तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ क्या था, गम भी था। ठीक है, तो ये फोटो बेसिकली उसी चीज़ को सिंबलाइज करता है, उस फेज को सिंबलाइज करता है। ओके, तो ये फोटो का डिस्क्रिप्शन भी हमने अंडरस्टैंड करा। अब हम लोग अपना जो चैप्टर है उसका बिगिनिंग एक तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या है, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, है ना। जो अभी हमने डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन में उसी का ही यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है। तो हमें पता है कि मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, भारत को आज़ादी मिली। और जब भारत को आज़ादी मिल रही थी उस समय भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन रखा। एक स्पेशल सेशन एक तरीके से उसको बुलाया गया था स्पेशल सेशन को, एंड उसको एड्रेस किया। एड्रेस कैसे किया, एक बहुत फेमस स्पीच जो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने सुन भी रखी होगी, दैट वाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है मेरे हिसाब से रीड भी कर रखी होगी, तो मैंने थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं किस्मत से बाजी लगाना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये काफ़ी फेमस स्पीच है, तो मैंने थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ, एक इंग्लिश में पैराग्राफ है, एक हिंदी में पैराग्राफ है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, अब मैं रीड करूँगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें बोला क्या गया है।
ओके। तो देखो, मैं भी केवल बता करके जा सकती थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, ठीक है, आगे अगले वाले पैराग्राफ में हम बढ़ सकते थे। बट मुझे लगा कि ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच में जो बोला गया है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें जानना चाहिए कि आखिरकार इस स्पीच में बोला क्या गया, किस एसेंस के साथ ये स्पीच में क्या क्या चीज़ें रखी गई, और क्या आखिरकार इसकी फिलॉसफी थी, है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में 1-2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा डिस्कशन हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना चाहिए, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हुआ क्या था ना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो स्पीच दी जा रही थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो दो भाषाओं में ये स्पीच दी गई, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा में दी गई। हिंदुस्तानी भाषा क्या है? हिंदुस्तानी भाषा में बेसिकली हिंदी प्लस जो उर्दू के कुछ शब्द है ना, तो हिंदी और उर्दू, तो इन दोनों के शब्द हिंदुस्तानी भाषा में होते हैं। तो हिंदुस्तानी भाषा में भी स्पीच दी गई और साथ ही साथ इंग्लिश में भी ये स्पीच दी गई है। तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर हम रीड करें तो उसका कुछ फर्स्ट पैराग्राफ कुछ इस तरीके से है, दैट लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन full measure but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि हमने बहुत साल पहले, ठीक है, जब से हमने आज़ादी की लड़ाई चालू करी, एक तरीके से बिगिन किया हम लोगों ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल, उस समय हम लोगों ने एक तरीके से एक प्रतिज्ञा करी थी, हम लोगों ने एक बाजी लगाई थी कि हम क्या करेंगे, हम एक तरीके से अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। ओके। तो वो जो आज़ादी लेने की जो बात थी 1947 की जो मिडनाइट थी, उसमें वो आज़ादी की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी होने जा रही थी। और उस समय क्या हो रहा था, उस समय जब पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत क्या करेगा? भारत जाग उठेगा। भारत जाग रहा था। भारत जाग रहा था एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जिस लाइफ में क्या होगा, फ्रीडम होगा। क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स की गुलामी की वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारा बेसिक लाइफ एक तरीके से जो है, जो हमारा फ्रीडम है, वो हमसे छीना जा रहा था। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हम अपनी स्ट्रगल्स को एक तरीके से कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट अ पैराग्राफ। मेरा एडवाइस यही होगा, अगर आप मानोगे तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसको मानते हो कि नहीं। आप एक बार रीड करो पूरा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, उसका एसेंस क्या है। बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई है कि क्या विजन है आगे का। आज़ादी तो मिल गई, बट क्या आज़ादी ही केवल एकमात्र ऑब्जेक्टिव था इंडिया का? क्या आज़ादी के बाद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडिया का? है ना। आज़ादी वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बस, बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। फ्रीडम स्ट्रगल का ओनली ऑब्जेक्टिव आज़ादी नहीं था। आज़ादी के बाद का जो नया भारत बनाना था, एक ऐसा भारत जिसमें किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, हर किसी को लिबर्टी मिले, हर किसी को इक्वालिटी मिले, और हर किसी का डेवलपमेंट हो सके, किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, डेमोक्रेटिक भारत हो, वो आइडिया था हमारा, और उसी को रियलाइज़ करना था। और इसको हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली जब आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे और हिंदी में भी पढ़ोगे ना, जब पूरी स्पीच आप पढ़ोगे 4-5 मिनट की है, उसको आप सुन लो या फिर रीड कर लो, तो समझ में आएगा चीज़ों को, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से गहराइयों को समझ लोगे कि जब आज़ादी तो मिल रही थी, लेकिन आज़ादी में किस तरीके से पार्टीशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ रही थी, और हमारा जो हमारे लीडर्स थे कैसे ये कह रहे थे कि आज़ादी तो मिली है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अभी एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी बाकी है। क्योंकि आज़ादी के बाद भी तो पूरा भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। नो डाउट कि आज़ादी लेना ही बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे भारत के लोगों के सामने, लेकिन आज़ादी ले ली, अब अगली स्टेज चालू होगी। तो इस तरीके से कुछ बातें आपको समझ में आएगी, रीड करिएगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, कई वर्ष हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आ गया है कि हम इसे पूरा करें। बल्कि वह पूरा तो शायद अभी भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई? क्योंकि प्रतिज्ञा यानी कि जो हमारा जो गोल था ना, वो फ्रीडम एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इट वॉज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। प्रतिज्ञा पूरी कब होगी? जब वो नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जो लोकतांत्रिक भारत होगा, जिसमें हर किसी को न्याय मिलेगा, है ना, किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाएगा। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है। बड़ी मंजिल क्यों पूरी हुई है? क्योंकि आज़ादी लेना भी बहुत कठिन था, बहुत लंबे प्रयास के बाद हमें आज़ादी मिली, हम वहाँ पहुँचे हैं। मुनासिब है कि ऐसे वक्त में पहला काम हमारा यही होगा कि हम एक और प्रण लें और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें। तो वो प्रतिज्ञा और एक वो नया प्लेज क्या है? वो नया प्लेज है एक न्यू इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, और एक रिपब्लिक इंडिया किस तरीके से बनाया जाए, है ना। एक ऐसा भारत जिसमें सभी लोगों का विकास हो रहा है, वो कैसे बनाया जाए, वो एक प्रण था। और साथ ही साथ में लोगों के सर्विस करना, है ना, लोगों की सर्विस करना, कि हर किसी के लिए काम करना,
गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करना, वो एक नया प्लेज था जो पंडित नेहरू यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी, इसी स्पीच में आप देखोगे ना, तो एक चैलेंज के बारे में भी बात यहाँ पर करी गई है। क्या करी गई है? इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। यहाँ पर बोला पंडित नेहरू ने इसी स्पीच के अंदर बोला कि जब भी हम आगे की जब हम भविष्य को देख रहे हैं, तो भविष्य को देखते हुए, भविष्य के चैलेंजेस को देखते हुए दिल दहल जाता है। मतलब क्या है? मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं शौक लगता है कि इतने सारे चैलेंजेस अभी भी है भारत के सामने। अभी ऑलरेडी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर हम अ, अगर हम पुराने ज़माने को देखें, पुराने ज़माने का मतलब हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को देखें, तो उसमें भी तो अनेकों चैलेंजेस थे, उसमें भी तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो जब हम इतने सारे चैलेंजेस को पार करके आ गए हैं और आगे भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पार्टीशन भी एक चैलेंज था, डिस्प्लेसमेंट हो गया था लोगों का, वो चैलेंज था, डेमोक्रेसी लेकर के आना चैलेंज था, गरीबी दूर करना एक चैलेंज था, एजुकेशन देना हर किसी को, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो डर लगता था इतने सारे चैलेंजेस को देखकर। तो उन्होंने यही बोला कि जब पुरानी जर्नी को देखें तो उसमें चैलेंजेस को हम लेकर आ गए हैं, उस चैलेंजेस को पार करके आ गए हैं, तो आगे भी उसी तरीके से हम इन चैलेंजेस को डील कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक होप और एक एस्पिरेशन दिखता है उस टाइम। जो स्पीच ये जो बोली गई है उसमें वो होप एंड एस्पिरेशन दिखता है कि किस तरीके से हमारे लीडर्स किस मोटिवेशन के साथ, या किस एक तरीके से कहे किस इंटेंट के साथ भारत को आगे लेकर चलने के लिए एक तरीके से कमिटेड थे। ओके, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप रीड ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? अब वापस आ जाओ, मेन टॉपिक जो है हमारा उस पर आ जाओ। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच हुई, चलिए भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जब हम आज़ादी हम लोगों ने ले ली, तो यहाँ पर क्या था, हमारे सामने ऐसे दो गोल थे जिस पर हर कोई ऑलमोस्ट एग्री कर रहा था। सो देवर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीबडी एग्रीड अपॉन। क्या गोल्स थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड टू दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। सबसे पहली चीज़ जो हमने एक्सेप्ट करी वो ये एक्सेप्ट करी कि देखिए, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम क्या चाह रहे थे, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोगों ने क्यों सोच लिया कि हम आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे? इसीलिए बनाएंगे क्योंकि डेमोक्रेसी ही वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोगों के पास क्या होती है, लोगों के पास रियल पावर होती है। सारी पावर किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसाइड करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर था, ये हमारा गोल क्लियर था कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, लोकतंत्र को भारत में लेकर आएंगे, लोकतंत्र से ही भारत के लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, पहला गोल क्लियर। दूसरा गोल क्या था? दूसरा गोल ये था कि अगर गवर्नमेंट बनेगी ना, तो गवर्नमेंट किसके लिए बनेगी? गुड ऑफ ऑल को इंश्योर करने के लिए। खास तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उन सभी का वेलफेयर करने का ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट वॉज नॉट हेयर फॉर द पर्पज ऑफ रूलिंग। यहाँ पर राज करने के लिए गवर्नमेंट नहीं बन रही है। गवर्नमेंट क्यों बन रही है? गवर्नमेंट सर्विस देने के लिए बन रही है, गवर्नमेंट लोगों की सेवा के लिए बन रही है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट में लोग आएंगे, गवर्नमेंट में जो लोग आएंगे वो रूलर्स नहीं है, दे आर द सर्विस, मतलब वो क्या है, वो एक तरीके से सर्विस देने वाले व्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो दो गोल्स थे बिल्कुल दिमाग में हमारे क्लियर थे कि लोकतांत्रिक तरीके से पूरी कंट्री को चलाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी गवर्नमेंट चलेगी, और दूसरी बड़ी बात है कि जो हमारे पुअर और जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस है ना, उनके लिए काम किया जाएगा। क्योंकि खुद सोचो, एक थोड़ी सी बात यहाँ पर सोचो, आज़ादी से पहले क्या हो रहा था? आज़ादी से पहले एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे पुअर है, जो हमारे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनका हो रहा था, है ना। ज़मींदार तो फिर भी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के, उनका तो चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन जो गरीब वर्ग था भारत का, असलियत में उनके साथ क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। तो अगर आज़ादी के बाद भी फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन लोगों के साथ, तो आज़ादी के मायने क्या होंगे इन लोगों के लिए? वो तो रिजेक्ट कर देंगे, वो तो बोलेंगे कि हमें तो आज़ादी मिली ही नहीं, है ना। समझ रहे हो? तो ये सेम टू सेम आइडिया था। आइडिया यही था कि आज़ादी लेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से हम चलाएंगे अपनी सरकार को, और साथ ही साथ में गरीब लोगों के लिए, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए काम करेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है? इतना तो हमें गोल्स तो हमें क्लियर थे, लेकिन जो हमारी कंडीशन थी ना, एज ए नेशन स्टेट, जिस कंडीशन में हम आज़ाद हो रहे थे, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। Perhaps no other country then was born in a situation more difficult than that of India in 1947.
शायद ही कोई ऐसी दूसरी कंट्री होगी दुनिया में जो इतने बुरी दौर में, इतने बुरे दौर में, इतनी बुरी कंडीशन में जिसको आज़ादी मिल रही होगी। और वो बुरा कंडीशन क्या है, क्यों बार बार बोला जा रहा है दैट इट वॉज़ अ वेरी टफ टाइम, इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर इंडिया, जब भारत को आज़ादी मिल रही थी। तो क्या रीज़न थे आखिरकार? सबसे पहला रीज़न जो था वो ये था कि फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो फ्रीडम मिला तो किसके साथ मिला? पार्टीशन के साथ, है ना। और द ईयर 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब बॉलीवुड में एक मूवी है कभी खुशी कभी गम, काफ़ी फेमस मूवी है, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो उसमें क्या दिखाया गया है, मतलब अगर फिल्म के नाम से भी देखोगे ना कि लाइफ क्या है, कभी खुशी है कभी गम है। तो ये चीज़ तो है, लेकिन जो भारत की सिचुएशन है 1947 में, उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों चीज़ें एक साथ है ना। थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है। और जब एक तरीके से ऐसा होता है ना कि जब खुशी के साथ एक बहुत बड़ा गम आ जाता है ना, तो वो खुशी क्या हो जाती है ना, वो खुशी अधूरी खुशी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एम था कुछ बनने का, है ना। आपकी मम्मी का भी वो एम था, मतलब आपकी मम्मी बार बार आपको बोलती थी कि तू ये बन करके आ, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, या जो भी आपकी मम्मी की ख्वाहिशें थी। तो आप दिन एक वो बन तो गए, आपका वो गोल तो अचीव हो गया, लेकिन तब तक आपकी मम्मी आपके साथ नहीं रही, ठीक है। तो उस दिन आपको कैसा लगेगा? तो उस दिन ये लगेगा कि यार चलो ठीक है, खुशी तो हुई कि हाँ मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, बट जो खुशी मुझे ज़्यादा मिल पाती कि अगर हम अपनी मम्मी को दिखा पाते कि आज हम वो बन गए जो आपका भी कहीं ना कहीं सपना था, तो वो बहुत बड़ा गम भी साथ में है। इसीलिए वो खुशी क्या हो जाती है, अधूरी हो जाती है। सेम टू सेम भारत के साथ में भी था। आज़ादी तो मिल रही थी, आज़ादी के सपने देखे थे कि आज़ादी के बाद ये करेंगे, इस तरीके से हम अपने भारत राष्ट्र को बनाएंगे, इस तरीके से लोगों के लिए काम करेंगे, सब कुछ था। लेकिन पार्टीशन आ गया बीच में, तो इसीलिए वो बहुत बड़ी समस्या। और दूसरी बड़ी बात कि पार्टीशन अगर सिंपल तरीके से हो जाता, नॉन वायलेंट तरीके से हो जाता, तो बात अलग थी। लेकिन पार्टीशन आया तो आया किस तरीके से? पार्टीशन में इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, इतना ज़्यादा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ कि पार्टीशन को क्या कहा जाता है? पार्टीशन को कहा जाता है डिवीजन ऑफ हार्ट। मतलब क्या है? एक तरीके से दिलों में दरार पड़ गई, भारत के लोगों के दिलों में दरार पड़ गई। मतलब क्या है? मतलब ये है कम्युनिटीज़ में जो सेंटिमेंट्स थे, पहले जो कॉमन सेंटिमेंट्स वो लोग शेयर किया करते थे, एक हार्मनी में रहा करते थे, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शायद ही ऐसी कोई समस्या किसी और दूसरे कंट्री में देखने को मिली हो, शायद ही इतने सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट भारत में हुआ है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये सारे चैलेंजेस थे। बट नो डाउट अबाउट दैट कि क्या चैलेंजेस, मतलब भारत के लोगों के सामने ये सारे चैलेंजेस तो थे, बट फिर भी येट द टर्मोइल दैट अकम्पनीड द इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ द मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस्ड द न्यू नेशन। तो हमें पता है कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट क्या इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस के सामने घुटने टेक दिए जाएंगे? और जो भारत अभी कर सकता है, मल्टीपल चैलेंजेस भारत के सामने है, डेमोक्रेसी लेकर के आनी है, संविधान भी बनाना है एक तरफ, और इंटीग्रेशन भी करना है भारत का, क्या उन सब चैलेंजेस को हम छोड़ दें जस्ट बिकॉज क्योंकि भारत में ये सारी चीज़ें हो रही है? नहीं। हमारे लीडर्स ने कहा कि नो डाउट समस्याएं चल रही हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ जूझा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। जो आगे चैलेंजेस है उसको भी हमें देखना है, अलग अलग चैलेंजेस को भी हमें देखना है। तो हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चल रहे थे कि ठीक है, पार्टीशन से जो हो रहा है, पार्टीशन की वजह से पार्टीशन को भी जो चैलेंजेस है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, उसको भी एक बार ध्यान में रखना है, लेकिन साथ में दूसरी जो चैलेंजेस है हमारी भारत के सामने, उसको भी हमें आगे देखना है, उसको भी, उसके लिए भी काम करना है ना। तो दिस वॉज द मेंटालिटी, दिस वॉज द एक तरीके से एक कमिटमेंट थी हमारे इंडियन लीडर्स की और पूरी भारत के लोगों की कि क्या करना है। आज़ादी तो मिली है, लेकिन एक नॉर्मल सी ऑफ लाइफ तो लेकर के आनी पड़ेगी ना। दो एक तरीके से कहते हैं ना कि जीवन को पटरी पर उतारना तो पड़ेगा। पार्टीशन हो रहा है, कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस हो रहा है, बट कभी तो नॉर्मल सी आएगी सिचुएशन में। तो उस चीज़ की वजह से हमने फिर भी अपने बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को हमने करा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो 3 चैलेंजेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या चीज़ 3 चैलेंजेस थे। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ा, उसके अलावा भी बहुत सारे कुछ अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस थे, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से बिगिन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।